गुड इवनिंग श्रेयांश, साहिल, दिव्यांश, अनन्या, आयुष, सौरभ, आयुष भूषण, सृष्टि, प्रीतम, निहाल, हिमांशु, रानी, अक्षिता। आज हम लोग का वेक्टर स्टार्ट कर रहे हैं। आप मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स बनाओगे, क्योंकि लास्ट लेक्चर्स में मैंने आपको एक वीडियो शेयर किया था जो ओनली फॉर क्वेश्चंस था, ठीक है ना। उसमें बहुत अच्छे अच्छे मैंने क्वेश्चंस लिया था। उसके अलावा भी हो सकता है कोई प्रॉब्लम आपको आए मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स में, तो ऐप पे तो डॉट पूछ ही सकते हो। मैं एक नंबर शेयर कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दो, जिससे कि आपस में आप लोग भी शेयर कर पाओ। और पढ़ाई की बात नहीं, कोई भी आपको कोई प्रॉब्लम हो लाइफ से रिलेटेड, तो मुझसे डायरेक्टली आप कम्युनिकेट भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये नंबर आप नोट कर लो, 9657091594। अभी व्हाट्सएप एक्टिव नहीं है, रात तक हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी अगर डाउट हो, मैथ से रिलेटेड ही नहीं, कोई भी मैथ्स के अलावा कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम हो, तो मेरे साथ आप शेयर कर सकते हो, ठीक है ना। 9657091594, ठीक है ना। इस नंबर को नोट कर लो। इसमें व्हाट्सएप भी है, आप कभी भी आप मेरे से मैसेज करोगे तो मैं आपसे कम्युनिकेट भी कर सकता हूँ। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स मैं कोशिश किया हूँ अच्छे से एक्सप्लेन करने का। कोई भी वीडियो अगर मिस किए हो तो उसको फिर से देखो, ठीक है ना। वो ऐप पे भी ऑलरेडी डाउनलोडेड है, और सारे मैं वन बाय वन मैं यूट्यूब पे भी आपको दे दूंगा मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का। वेक्टर, आज हम लोग वेक्टर शुरू करेंगे। वेक्टर स्टार्ट करने का पर्पस यही था कि वेक्टर जो है ना एक इंडिपेंडेंट चैप्टर है, अगेन मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के जैसा ही है। क्योंकि मैं कैलकुलस चाहता हूँ स्टार्ट करें तो एंड अप ही करेंगे, ठीक है ना। कैलकुलस में आपको ब्रेक नहीं दे सकते हैं, क्योंकि पूरे चैप्टर जो इंटरलिंक्ड है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर कैलकुलस अगर हम ऑनलाइन में शुरू करते हैं तो खत्म कर पाएंगे, तब तक मुझे लगता है ऑफलाइन जो है ना ओपन हो जाएगा। तो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, हम कोशिश करेंगे कैलकुलस जो है ना एक बार स्टार्ट करें तो कंप्लीट करेंगे। तब तक हम लोग वेक्टर्स और 3D, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़ा चैप्टर्स है, जिसको हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। हाँ, साहिल जो है ना, एक वीडियो मैं शेयर किया था क्वेश्चंस, मैं प्रीवियस ईयर्स का मैं डिस्कस किया था, तो वो वीडियो शेयर कर दिया था मैंने, ठीक है। विजिबल है बोर्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो चलो हम लोग वेक्टर से शुरू करते हैं। बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है ये, बोर्ड की बात करो या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की। वेक्टर और 3D, वेक्टर जो आपको वो फिजिक्स में पढ़ाया गया वो बहुत कम पढ़ाया गया, बहुत डिटेल में हम लोग वेक्टर देखेंगे। जैसे हम लोग मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स में देखे हैं, उसी तरह से वेक्टर्स पढ़ाने का पर्पस यही है कि आपका हम बोर्ड ही ना क्लियर करें। बोर्ड के अलावा आप भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठो तो ये नहीं फील हो कि ये नहीं पढ़ाया गया कि वो नहीं पढ़ाया गया है। कितना मुझसे आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है ना साहिल। वीडियो क्लैरिटी सही है ना। बीच बीच में थोड़ा बहुत तो हो सकता है प्रॉब्लम, लैग कर सकता है। कनेक्टिविटी जो है ना उतना स्ट्रांग नहीं होने के कारण से ये प्रॉब्लम होता है। चलो ओके, चलो डिफाइन करते हैं व्हाट इज वेक्टर। वेक्टर किसको बोलते हैं। सो वेक्टर और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। वेक्टर्स क्वांटिटीज आर स्पेसिफाइड बाय डेफिनिट मैग्नीट्यूड एंड डेफिनिट डायरेक्शंस। वेक्टर के पास दो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। वो क्या क्या होता है। मैग्नीट्यूड होता है उसके पास। अब बोलेंगे व्हाट इज मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड किसको बोलेंगे। मैग्नीट्यूड वही है जो मॉडुलस में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। मॉडुलस बोलो या मैग्नीट्यूड बोलो या एब्सोल्यूट वैल्यू बोलो, ये सब जो है ना सिनोनिमस है, एक ही वर्ड है। तो जो भी बोलो, मैग्नीट्यूड यानी वैसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, न्यूमेरिकल वैल्यू, एकदम साहिल सही बोले, न्यूमेरिकल वैल्यू, या आप मॉडुलस बोल सकते हो या एब्सोल्यूट वैल्यू बोलो या मैग्नीट्यूड, और जिसके पास डेफिनेट डायरेक्शंस भी हो। बता सकते हो रियल लाइफ में ऐसा कौन कौन सा वेक्टर हो सकता है। फिजिक्स में बहुत सारे वेक्टर आप पढ़े होंगे। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटीज होता है, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, यस, ये सब वेक्टर क्वांटिटीज है। वेक्टर को जो ना जनरली रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग लाइन सेगमेंट से। लाइन में आप पढ़े होगे, एक लाइन होता है, एक लाइन सेगमेंट होता है, एक रेज होता है।
तो लाइन सेगमेंट से डिनोट किया जाता है। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ए बी और एरो दिखाते हैं। ए को ही हम लोग इनिशियल पॉइंट बोलते हैं और जो बी लिखा हुआ उसको हम लोग टर्मिनल पॉइंट बोलते हैं। इस तरह से हम लोग दिखाते हैं वेक्टर्स को, जैसे इस तरह से दिखाएंगे एरो से, ठीक है ना। तो ये आपका क्या कहलाएगा, टर्मिनल पॉइंट। और ये सिरा कहलाता है इनिशियल पॉइंट, ठीक है ना। लोग टेल भी बोल देता है इसको, इनिशियल पॉइंट। और इसके लेंथ जो है ना डिनोट करेगा ए बी के मैग्नीट्यूड से, यानी मैग्नीट्यूड जो होगा ना इसके लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। सो मैग्नीट्यूड जो डिनोट करेंगे वेक्टर्स को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं। सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी, ठीक है, इसको इस तरह से हम लोग दिखाएंगे। इस तरह से दिखा सकते हैं या सिंपली हम ए बी भी लिख देंगे। तो दो तीन बातें होगा। ये जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है ये डायरेक्शन को डिनोट करेगा। इसके लेंथ और को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। इसके लेंथ जो होगा वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को डिनोट करेगा, ठीक है ना। पॉइंट ए यही आपका इनिशियल पॉइंट कहलाएगा और बी इसका टर्मिनल पॉइंट कहलाएगा। अच्छा एक बात बताओ, स्पीड किसी गाड़ी का जो है ना 10 मीटर पर सेकेंड है और वेलोसिटी भी 10 मीटर पर सेकेंड है, तो क्या वेलोसिटी एक्सीलरेशन के इक्वल होगा? कौन मुझे बताएगा? किसी व्हीकल का स्पीड जो है 10 मीटर पर सेकेंड है और उसका वेलोसिटी भी 10 मीटर पर सेकेंड है, तो क्या वेलोसिटी स्पीड के इक्वल होगा? क्यों नहीं होगा? नो 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 नो, क्यों नहीं होगा इक्वल? कोई एक्सप्लेन कर पाएगा क्यों नहीं होगा? मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, मैग्नीट्यूड में है। हाँ, डायरेक्शन से एक फैक्टर है जो कि इक्वल नहीं होगा। हाँ, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, सही है, स्पीड स्केलर क्वांटिटीज है। अच्छा मान लो दो वेक्टर के बीच में कंपेयर करें, जैसे मैं बोलूं कि एक्सीलरेशन जो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और वेलोसिटी भी 2 मीटर पर सेकेंड है, तो क्या वेलोसिटी एक्सीलरेशन तो इक्वल है ही? क्या ये दोनों इक्वल होगा? गौर से सुनो क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। किसी व्हीकल का अगर एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और एक्सीलरेशन और वेलोसिटी सेम है, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है और एक्सीलरेशन, तो फिर इसमें क्या डिफरेंस है? ये दोनों क्यों नहीं इक्वल है? दे कैन बी इन डिफरेंट डायरेक्शंस। आगे चल के बताऊंगा। वेक्टर्स में जो है ना मैग्नीट्यूड्स और डायरेक्शंस तो होना ही चाहिए। मोर रिफाइंड वन में एक चीज, हाँ, यूनिट भी सेम होना चाहिए, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज भी सेम होनी चाहिए। यानी वेक्टर्स, अगर दो वेक्टर्स इक्वल तभी होंगे जिसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शंस और फिजिकल क्वांटिटीज भी क्या होना चाहिए, सेम होनी चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि दो वेक्टर क्या है, इक्वल है। ठीक है सृष्टि, समझे वेक्टर का डिफिनीशंस। वेक्टर जो है डेफिनेट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस। वेक्टर को जनरली हम लोग डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट एबी से डिनोट करते हैं। जो स्टार्टिंग में लिखते हैं उसको इनिशियल पॉइंट बोलते हैं या आपको टेल बोल सकते हैं, और बी को हम लोग टर्मिनल पॉइंट बोलते हैं जिसको हम लोग हेड भी कहते हैं। इसमें कुछ टाइप्स है, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर 5-6 टाइप है। पहला टाइप होगा जीरो वेक्टर। किसको बोलोगे जीरो वेक्टर? व्हाट इज जीरो वेक्टर? मैग्नीट्यूड जीरो होगा। हाँ, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा, ठीक है ना, सिंपल सा। ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड या ए वेक्टर ऑफ जीरो मैग्नीट्यूड is called zero vector।
व्हाट अबाउट डायरेक्शन? डायरेक्शन क्या होगा जीरो वेक्टर का? ठीक है, और डायरेक्शन के बारे में भी तो कमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि जब वेक्टर को हम डिफाइन किए हैं तो आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों डिफाइन करना पड़ेगा। यानी कोई भी अगर जीरो वेक्टर है तो उसका क्या होता है, डायरेक्शंस बेसिकली हम लोग जनरली इसको बोलते हैं डायरेक्शन नहीं होगा, हाँ इनडिटर्मिनेट होगा। यानी जिसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट क्या होगा, सेम होगा। दैट इज ए वेक्टर, इसको बोलेंगे दैट इज ए वेक्टर having same initial and terminal point। ठीक है, डायरेक्शन इसका इनडिटर्मिनेट होता है, डायरेक्शन इनडिटर्मिनेट होगा। हाँ, ये जस्ट स्टाइल स्पेशल केस हो गया। इसको जनरली जो है हम लोग डिनोट किससे करते हैं, जनरली इट इज डिनोटेड बाय, ठीक है, जीरो से हम लोग डिनोट करते हैं इसको, जीरो वेक्टर को। दूसरा आता है आपका यूनिट वेक्टर, बहुत ही यूजफुल होगा यूनिट वेक्टर, हम लोग काफी यूज कर रहे हैं वेक्टर में। यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर किसको कहेंगे, डेफिनेशन क्या होगा यूनिट वेक्टर्स का? वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, यूनिटी होगा। एकदम सही आपसे रानी। ए वेक्टर having unit magnitude, a vector having unit magnitude in the direction of वेक्टर A, ठीक है, इसको बोला जाता है, इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। इसको हम लोग डिनोट करते हैं, जनरली इट इज डिनोटेड बाय, ठीक है ना, इसको डिनोट हम लोग करते हैं कैप से, ए कैप, और ये इक्वल होता है ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। सो जब भी हम लोग यूनिट वेक्टर को डिनोट करना हो तो ए कैप से डिनोट करेंगे। सो कोई वेक्टर अगर ए है और अगर वो यूनिट वेक्टर है तो क्या होगा, वेक्टर ए अपॉन और ए के मैग्नीट्यूड से जैसे डिवाइड करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जस्ट ये डिफिनीशंस हो गया टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, ये दो डिफिनीशन हो गया, यूनिट वेक्टर एंड जीरो वेक्टर्स। अब करें इसको, चलो ओके। यानी तीन वेक्टर जो है ना, बहुत ही वेल नोन वेक्टर, हम लोग तीन वेक्टर यूज करते हैं यूनिट वेक्टर में, आई कैप, जे कैप एंड के कैप। सो आई कैप, जे कैप एंड के कैप आर यूनिट वेक्टर along positive x, y and z axis, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। मान लो कोई वेक्टर्स है, ठीक है ना, वेक्टर है जिसका तीन डायरेक्शन है, एक a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। इसका कंपोनेंट भी बोल सकते थे या का बोल सकते हो। जैसे हम लोग क्या करते थे, फोर्स को रिजॉल्व करते थे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में। मान लो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अगर थीटा बना रहा कोई फोर्स तो एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा लिखते थे। तो
एफ कॉस थीटा क्या था, कंपोनेंट कहलाता था एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। तो समझो वेक्टर ए का जो है ना यहाँ पे बेसिकली कंपोनेंट है a1 a2 a3। जैसे 3D में क्योंकि तीन डायरेक्शन दिखा रहे हैं तो बेसिकली 3D होगा ये। जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस का डायरेक्शन ये है, लेट्स से ये मान ही ले लेता हूं, जैसे ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ठीक है ना। ये एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, फिर वाई एक्सिस के डायरेक्शन में, फिर जेड एक्सिस के डायरेक्शन में। मान लेते हैं ये पी पॉइंट को मान लेता हूं a1 a2 a3, ठीक है ना। पी पॉइंट ये हो जाएगा a1, फिर वाई एक्सिस के डायरेक्शन में a2, ये a2 कहलाएगा, और जेड एक्सिस के डायरेक्शन में ये a3। ये जो डिस्टेंस निकालोगे ना ऑरिजिन से, ये देखना पाइथागोरस से जब निकालोगे, ये मैं आऊंगा 3D में बताऊंगा, तो ये इक्वल होता है अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, ठीक है ना। ये इसका मैग्नीट्यूड होता है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। ये समझे, पाइथागोरस लगाया गया है। जैसे a1 और ये हो गया a2 में पाइथागोरस लगाओगे तो अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर आएगा, और फिर a3 और अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर में जब पाइथागोरस लगाओगे ये आएगा अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। यही आपका क्या कहलाएगा, डायगोनल कहलाता है। क्यूबाइड, ये क्या होगा, क्यूबाइड होगा। अगर a1 a2 a3 अगर इक्वल नहीं आपस में तो क्यूबाइड होगा। क्यूबाइड का क्या होगा, डायगोनल कहलाता है। तो जब भी IJK के डायरेक्शंस में कोई वेक्टर है और उसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या निकालोगे, अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर होगा, ठीक है ना। तो क्या होगा, ए यूनिट वेक्टर अगर निकालना हो, ए यूनिट वेक्टर a cap in the directions of vector A, वो क्या होगा, a अपॉन और मैग्नीट्यूड ऑफ a, इसमें पुट कर दोगे तो a1 कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, और अपॉन हो जाएगा अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। समझे। तो जब भी कोई वेक्टर्स का तीन कंपोनेंट है IJK के डायरेक्शन में, और अगर उसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो उसके मैग्नीट्यूड से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। जैसे मान लो इक्वेशंस ले लेता हूं, जैसे बोलेगा कि फाइंड द यूनिट वेक्टर, फाइंड द यूनिट वेक्टर्स ऑफ I कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। Find the unit vector of vector I cap minus 2j cap plus 2k cap। क्या होगा बताओ इसका आंसर। एकदम प्रोजेक्शन आगे बताऊंगा साहिल, कंपोनेंट को ही हम लोग प्रोजेक्शंस बोल सकते हो, एकदम बोल सकते हो। एक तरह से प्रोजेक्शंस ही है, a1 a2 a3 प्रोजेक्शंस है, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे और जेड एक्सिस पे। कंपोनेंट बोलो या प्रोजेक्शंस बोलो, बात बराबर ही होगा। तो क्या होगा, इसका अगर फाइंड आउट करना है, जैसे फाइंड यूनिट वेक्टर in the directions of vector I cap minus 2j cap plus 2k cap। क्या होगा ये वेक्टर बताओ, I cap minus 2j cap plus 2k cap और अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 plus 4 plus 4। समझे। a स्क्वायर यहाँ कॉफिशिएंट 1 है ना, और a2 का माइनस 2 का होल स्क्वायर अब प्लस 2 का स्क्वायर, ये बेसिकली ना 9 आएगा। तो 9 को 1/3 लिख दोगे तो I कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप हो जाएगा। ये वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर होगा जो इसके डायरेक्शंस में होगा। यस सही है, एकदम सही है। चलो मैं एक क्वेश्चन और देता हूं, बताओ फिर। जैसे बोलो कि फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5, find a vector of magnitude 5 in the direction of vector A equal to 2i plus 3j minus 6k cap, 2i cap plus
3j माइनस 6k। बताना है कि वैसा वेक्टर निकालो जिसका मैग्नीट्यूड 5 हो और किसके डायरेक्शन हो, वेक्टर ए के डायरेक्शन में, और वो वेक्टर ए जो इक्वल है 2i प्लस 3j माइनस 6k है। श्रेयांश सही से कैलकुलेशन सही करो। इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड गलत निकाल रहे हो, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा और 6 माइनस 6 का स्क्वायर जो है 36 होगा। ये जो वैल्यू आएगा 36 अब प्लस 4 49 हो जाएगा। 49 का स्क्वायर रूट 7 आ जाएगा। तो आप निकाल लोगे, ए कैप निकाल लोगे। ए कैप क्या होगा, ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इसमें पुट कर दोगे तो ये हो जाएगा 2i कैप और प्लस 3j कैप और माइनस 6k कैप अपॉन 7 हो जाएगा। ठीक है ना। हाँ एकदम सही बोले साहिल, सही बोले, 5a/7 हो जाएगा, 5a/7 हो जाएगा। तो ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 क्या होगा, a vector of magnitude 5 and in the direction of vector a इक्वल टू हो जाएगा 5a/7 हो जाएगा। ठीक है ना। और वेक्टर ए का वैल्यू पुट कर दोगे, सही बोले साहिल, 5 इंटू वेक्टर a/7 हो जाएगा और वेक्टर ए का वैल्यू पुट कर दोगे। तो जब भी पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड का बोले कि वेक्टर निकालो किसी वेक्टर के डायरेक्शन में, तो मेथड यही होगा कि उस वेक्टर को पहले यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर देंगे और फिर उस मैग्नीट्यूड से क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो जब आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे 5 वेक्टर a/7 का मैग्नीट्यूड निकालोगे, तो क्योंकि a का मैग्नीट्यूड 7 है तो वो 7 से 7 में आपस बैलेंस हो जाएगा, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 5 के इक्वल आएगा। समझ में आए सभी को, बढ़े आगे। रब करें, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलो ओके। उसके बाद इक्वल वेक्टर्स, थर्ड देखो, ठीक है। इक्वल वेक्टर क्या होगा, डेफिनेशन इक्वल वेक्टर का अभी जस्ट मैं बताया था। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल, टू वेक्टर आर said to be equal if क्या होना चाहिए, if they have same magnitude directions, if they have same magnitude direction and represent the same physical quantity. ठीक है, represent the same physical quantity। तो दो वेक्टर इक्वल तभी होगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होना चाहिए, लेकिन नहीं मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम तो होना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ फिजिकल क्वांटिटीज भी सेम होना चाहिए। अगर एक्सीलरेशन किसी व्हीकल का अगर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और वेलोसिटी भी अगर 10 मीटर पर सेकंड है, तो फिर क्या भी एक इक्वल होगा, नहीं होगा। फिजिकल क्वांटिटी भी इक्वल होना चाहिए। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सफिशिएंट नहीं होगा, उसके साथ साथ फिजिकल क्वांटिटी भी क्या होना चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, बढ़े अगले वेक्टर पे।
उसके बाद देखते हैं हम लोग कोलिनियर वेक्टर्स किसको बोलते हैं। कोलिनियर वेक्टर्स किसको कहा जाएगा? कोलिनियर वेक्टर्स। इसका डेफिनेशंस, दो वेक्टर कोलिनियर कब होगा? जब उसका डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट्स, हाँ यहाँ पे कॉन्सार्डेंट कोई जोड़ी नहीं है आपकी, तक पैरेलल भी चलेगा, कॉन्सार्डेंट कोई जोड़ी नहीं है। दो वेक्टर्स, एक बात बताओ, दो वेक्टर्स पैरेलल अगर है और कॉन्सार्डेंट है, बात बराबर ही होता है, क्योंकि मान लो ये दो वेक्टर पैरेलल है, ठीक है, इस दो वेक्टर को, क्योंकि वेक्टर को आप रिप्लेस भी कर सकते हो विथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस, कॉन्साइड भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, विथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस वैल्यू वेक्टर क्या होता है? रिप्लेसेबल भी होता है। यस, दे कैन बी पैरेलल, शिफ्टिंग अलाउड होता है वेक्टर्स में। तो टू वेक्टर्स आर सेड टू बी, टू वेक्टर आर said to be collinear if their directed line segment are parallel, ठीक है, parallel irrespective of their direction। ठीक है, irrespective of their directions। अब इसका मतलब क्या होगा? irrespective of their directions का मतलब क्या होगा? मतलब दो वेक्टर्स, एक चीज ध्यान रखना, दो वेक्टर कोलिनियर बोले या पैरेलल बोले, बात बराबर ही होगा, वेक्टर्स में मीनिंग डिफरेंट नहीं होगा। तो या तो कोलिनियर बोले या नहीं तो पैरेलल बोले। दो वेक्टर कोलिनियर हो सकता है, दो वेक्टर पैरेलल हो सकता है, बात बराबर ही होगा। और वो कब होगा कोलिनियर? जब उसके डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए। इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट डायरेक्शंस का मतलब ये होगा कि मान लो कि दो वेक्टर ऐसा हो सकता है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, इसका जो एरो हो सेम डायरेक्शन में हो सकता है। ये मान लो वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इसी वेक्टर को हम लोग बोलते हैं लाइक वेक्टर्स। क्या बोलते हैं इसको? लाइक वेक्टर्स। दो वेक्टर तो पैरेलल है ही, और मोर रिफाइंड वर्ड में अगर बोलना चाहो तो इसी को बोलेंगे लाइक वेक्टर। तो और एक होता है अनलाइक वेक्टर्स। मान लीजिए वेक्टर ए है और ये वेक्टर इसके डायरेक्शन में अगर दिखाऊं, इसको हम लोग बोलते हैं अनलाइक वेक्टर। लेकिन दोनों ही केसेस में दोनों वेक्टर क्या है? पैरेलल है, यानी कोलिनियर है। ठीक है, ये तो हो गया डेफिनेशंस आपको ज्यादा हेल्प तो करेगा नहीं क्वेश्चंस बनाने में, बहुत ही। अभी तक जितना भी मैं वेक्टर पढ़ाया हूं, कोलिनियर और यूनिट वेक्टर्स काफी इंपॉर्टेंट होगा। ज्यादातर कंसेप्ट कोलिनियर का यूज होने वाला है। दो वेक्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा, कोप्लानर और कोलिनियर, पूरे वेक्टर में ये यूज होने वाला है आपको। तो समझ में आया? कोलिनियर वेक्टर्स वैसे वेक्टर्स को बोलेंगे जिसका डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट क्या होगा? पैरेलल होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर डायरेक्शन। डायरेक्शंस जो उसका सेम डायरेक्शन भी हो सकता है या अपोजिट साइड भी हो सकता है। देखो मैथमेटिकली दो वेक्टर्स जो है ना पैरेलल कब होंगे वो ज्यादा जानना जरूरी है। तो टू नॉन जीरो वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी are collinear if and only if, ठीक है, if and only if वेक्टर A इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर B होना चाहिए। ठीक है, वेयर लैम्डा कोई स्केलर क्वांटिटी है, लैम्डा इज एनी नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी। ठीक है ना? अब आप बोलोगे कि ऐसा क्यों बोल रहे हो, ये लैम्डा से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो? मैं बोल रहा हूं कि दो वेक्टर पैरेलल तभी होगा जब इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। आप पैरेलली शिफ्ट कर दे। साहिल कहा नहीं समझे,
मैं बोल रहा हूं कि दो वेक्टर कोलिनियर तभी होगा जब उसके डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट पैरेलल होगा। इसका डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट पैरेलल है। अगर एरो सेम डायरेक्शन में है तो उसको लाइक वेक्टर्स बोलोगे, अगर एरो अपोजिट डायरेक्शन में है तो वैसे पैरेलल वेक्टर को अनलाइक वेक्टर बोलेंगे। पैरेलल बोलो या कोलिनियर वेक्टर बोलो। मैं बोल रहा हूं कि दो वेक्टर, अगर दो नॉन जीरो वेक्टर स्टार्टिंग पॉइंट, two vectors are said to be collinear if their directed line segment are parallel irrespective of their directions। irrespective of their directions का मतलब ये या तो सेम डायरेक्शन में हो या अपोजिट डायरेक्शन में हो। इस दोनों ही वेक्टर को क्या बोलेंगे हम लोग? इस दोनों ही वेक्टर को हम लोग कोलिनियर वेक्टर्स बोलेंगे या पैरेलल वेक्टर्स बोलोगे। हाँ, दो ही टाइप होगा। अक्षित सही बोले हो कि कोलिनियर वेक्टर का दो ही टाइप होगा, या तो लाइक वेक्टर्स होगा या नहीं तो अनलाइक वेक्टर्स होगा। मतलब दो पार्ट में और कैटेगराइज कर सकते हो कोलिनियर वेक्टर्स को। तो दो ही टाइप होगा, वही बोल रहा है इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर डायरेक्शन। डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन में हो, इसका एरो सेम डायरेक्शन में हो या एरो अपोजिट डायरेक्शन में हो, दोनों केसेस में हम लोग उसको कोलिनियर वेक्टर्स बोलेंगे। मोर रिफाइंड वर्ड में बोलना चाहते हो कि कोलिनियर वेक्टर किस टाइप का है, लाइक है कि अनलाइक, तो फिर आप बोल सकते हो ये लाइक वेक्टर्स होगा, और डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो अनलाइक वेक्टर्स होगा। समझ गए ना? ओके। मैथमेटिकली मैं बोल रहा हूं कि दो नॉन जीरो वेक्टर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये वेक्टर कोलिनियर कब होगा? मैं बोल रहा हूं कि वेक्टर ए इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी करेंगे। अब बोलोगे लेमडा से क्यों मल्टीप्लाई किया? कोई बताएगा मुझे लेमडा से क्यों मल्टीप्लाई किया? ये सब जानना जरूरी है, और इसमें मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करें, क्योंकि अगर जानते हो दो वेक्टर, अभी मैं बार बार कमेंट कर रहा हूं, कोलिनियर और कोप्लानर, अगर दो वेक्टर समझ गए तो मुझे वेक्टर्स जो है ना समझाने में उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। लेमडा से क्यों मल्टीप्लाई किया? सोचो, लेमडा से हम क्यों मल्टीप्लाई किया? हम बोल रहे हैं कि वेक्टर ए अगर लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी है तो दो वेक्टर कोलिनियर होगा। तो स्केलर मल्टीप्लाई डायरेक्शंस नहीं बदलता है इरेस्पेक्टिव ऑफ मैग्नीट्यूड्स। मैग्नीट्यूड्स डज नॉट मैटर इन कोलिनियर वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड डिफरेंट। हाँ, हिमांशु सही बोले। सृष्टि देखो, अगर दो वेक्टर इक्वल है, यहां तो इक्वल तो नहीं है, इक्वल इन द रिस्पेक्ट आपको डायरेक्शंस में इक्वल है, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड में देखें तो इक्वल नहीं है। लेमडा से हम इसलिए मल्टीप्लाई किए, दोनों का मैग्नीट्यूड बैलेंस करने के लिए हम मल्टीप्लाई किया, दोनों के मैग्नीट्यूड को बैलेंस करने के लिए हम लेमडा से मल्टीप्लाई किया है। बात समझे? तो आप ये भी बोल सकते हो कि मान लो वेक्टर ए अगर a1 i कैप और प्लस a2 j कैप और प्लस a3 k कैप है, और वेक्टर बी जो है लेट्स से b1 i कैप और प्लस b2 j कैप और प्लस b3 k कैप। पिक ले लेता हूं, रब करके मैं फिर से बताता हूं आपको। हाँ, स्केलर मल्टीप्लिकेशन से डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि स्केलर से हम क्यों मल्टीप्लाई किए? स्केलर से इसलिए मल्टीप्लाई किए क्योंकि हम लोग डायरेक्शंस, मान लो ये इसका 2 यूनिट है, इसका 4 यूनिट है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे वेक्टर ए में, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? बैलेंस हो जाएगा। लेमडा से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहां मैं बोल रहा हूं कि वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी, देन क्या होगा? वेक्टर ए इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। तो वेक्टर ए क्या होगा? i1 कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप इक्वल टू हो जाएगा लेमडा टाइम्स ऑफ b1 i कैप प्लस b2 j कैप और प्लस b3 k कैप। अब दो वेक्टर अगर इक्वल है तो i j k का कोएफिशिएंट क्या होगा? इक्वल होगा। तो i का कोएफिशिएंट यहाँ a1 है और यहाँ पे लेमडा टाइम्स ऑफ b1 है, यहाँ पे a2 है j का कोएफिशिएंट, और j का कोएफिशिएंट यहाँ पे लेमडा टाइम्स ऑफ b2 है, यहाँ a3 है k का कोएफिशिएंट, और राइट हैंड साइड कंपेयर करोगे तो लेमडा b3 है। तो यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से a1 बाय b1 लेमडा आ जाएगा, a2 बाय b2 भी लेमडा आएगा, और फिर उसी तरह से a3 बाय b3 भी लेमडा आएगा। यानी वेक्टर a
पैरेलल टू वेक्टर बी दैट इंप्लाइज दो होगा, या तो ए इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी हो जाए, या नहीं तो ये क्या होना चाहिए, इक्वल हो जाना चाहिए, A1 बाय A2 इक्वल हो जाना चाहिए A2 बाय B2 इक्वल टू हो जाना चाहिए A3 बाय B3। तो दोनों कंसेप्ट आप अप्लाई कर सकते हो। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के पास तीन कंपोनेंट है, ठीक है ना, आई जे के। अगर दोनों वेक्टर अगर कोलिनियर है या पैरेलल है तो वेक्टर ए इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी होगा। लेमडा से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि इस दोनों का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। लेमडा वो वैल्यू है जो दोनों के मैग्नीट्यूड को बैलेंस कर रहा है। इन अदर वर्ड्स मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वेक्टर ए बी के पास अगर आई जे के थ्री कंपोनेंट है, इसमें जब आप पुट करोगे तो कैसा रिलेशन आया, यानी तीनों का जो कंपोनेंट होगा वो प्रोपोर्शन में होगा, तीनों का जो कंपोनेंट होगा वो प्रोपोर्शन में होगा। अच्छा एक बात बताओ, आई माइनस टू जे प्लस थ्री के कैप, वेक्टर को देख को आप बोल सकते हो कि पैरेलल होगा कि नहीं। माइनस थ्री है कैप प्लस सिक्स जे कैप और माइनस नाइन के कैप। अच्छा ये दो वेक्टर है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है, ठीक है, और ये वेक्टर बी है। क्या ये वेक्टर पैरेलल होगा, यस और नो में जवाब दो। आई कैप माइनस जे कैप, आई कैप माइनस टू जे कैप और प्लस थ्री के कैप, ये वेक्टर ए के इक्वल है, और माइनस थ्री आई कैप प्लस सिक्स जे कैप माइनस नाइन के कैप, क्या ये वेक्टर पैरेलल है? हाँ पैरेलल होगा, रेशियो सेम है, क्योंकि वन अपॉन माइनस थ्री कैसे पकड़े, वन अपॉन माइनस थ्री इक्वल टू माइनस टू अपॉन सिक्स, और ये थ्री अपॉन माइनस नाइन है। यहां से हम पकड़ रहे हैं कि ये रेशियो सेम है, तो इसलिए वेक्टर क्या होगा, पैरेलल होगा। अच्छा अनन्या, लाइक होगा कि अनलाइक होगा? लाइक वेक्टर होगा कि अनलाइक वेक्टर होगा? ये अनन्या बोलिए लाइक होगा, श्रेयांश, सभी लोग अनलाइक, एकदम अनलाइक होगा। अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अनलाइक होगा। यहाँ पे अगर रिलेशन देखोगे ना तो वेक्टर बी में हम लोग बेसिकली कुछ नहीं किया, थ्री से मल्टीप्लाई किया, इस टाइप का रिलेशन आएगा, ठीक है ना, इस टाइप से आपको रिलेशन जनरेट होगा। यानी वेक्टर ए इक्वल टू जो है माइनस थ्री टाइम्स ऑफ वेक्टर बी, मतलब एक तरह से आपको समझ में आ रहा होगा कि अनलाइक और लाइक कब बोलेंगे। ऑब्वियसली अगर एक वेक्टर में अगर दूसरे के साथ माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अनलाइक, अगर पॉजिटिव साइन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो लाइक। यानी लेमडा अगर पॉजिटिव है, लेमडा अगर पॉजिटिव है तो लाइक वेक्टर्स, और लेमडा अगर निगेटिव है तो अनलाइक वेक्टर। यहाँ लेमडा का वैल्यू माइनस वन बाय थ्री है, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, अनलाइक वेक्टर्स होगा। समझे सभी लोग? ये थ्योरी समझ में आ रहा है? इधर तो मैं लिख चुका हूं। ठीक है, तो ये अनलाइक वेक्टर्स होगा। चलो एक मैं क्वेश्चंस लेता हूं, तो ध्यान रखना, दो तीन बातें मैं बताया हूं आपको पैरेलल वेक्टर्स में, कि दो वेक्टर्स पैरेलल तभी होंगे या कोलिनियर तभी होंगे जब उसके डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट क्या होंगे, पैरेलल होंगे। डायरेक्शन उसका सेम साइड अपोजिट साइड भी हो सकता है। हाँ देखो अक्षित, मैं बोल रहा हूं कि अगर दो वेक्टर अगर पैरेलल है तो वेक्टर ए इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी बोल रहा हूं। तो वेक्टर ए जो है A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, और लेमडा टाइम्स ऑफ B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। अब दो वेक्टर इक्वल कब हो सकता है, जब आई जे के का कोएफिशिएंट इक्वल होगा। तो जो लेफ्ट साइड है आई का कोएफिशिएंट A1 है, और राइट हैंड साइड लेमडा से मल्टीप्लाई करोगे तो लेमडा B1 होगा, आई का कोएफिशिएंट। तो वही मैं आई के कोएफिशिएंट को इक्वेट किया हूं, तो A1 लेमडा B1 आ जाएगा। जे के कोएफिशिएंट को इक्वेट करोगे तो A2 लेमडा B2 आएगा, और A3 जो है ना लेमडा B3 होगा। यहां से लेमडा निकालोगे तो A1 बाय B1, A2 बाय B2, A3 बाय B3। लेमडा इक्वल है ना, राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड इक्वल होगा। अच्छा लास्ट वाला ये रिजल्ट लिखा हूं कि इसके राइट इक्वल है तो इसके लेफ्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो A1 बाय A2, A2 बाय B2 और A3 बाय B3।
मतलब दो वेक्टर्स पैरेलल और कोलिनियर तभी होंगे जब उसके आईजेके का कोएफिशिएंट क्या होगा, प्रोपोर्शन में होगा। यानी तो आप ऐसे देख सकते हो, यानी तो आप ऐसे भी देख सकते हो, वेक्टर ए जो है -3 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी है। वेक्टर ए जो है वो क्या है, -3 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी है। इससे भी पकड़ सकते हो कि कोलिनियर होगा, यानी तो आप इससे भी पकड़ सकते हो, ठीक है ना, ये कोलिनियर होगा। दो तरीके से आप पकड़ सकते हो कोलिनियरिटी को, या तो लीनियरली डिपेंडेंट होगा दो वेक्टर्स, यानी तो उसके कंपोनेंट अगर है तो वो कंपोनेंट क्या होगा, प्रोपोर्शंस में होगा। ठीक है, चलो देखो इस पे क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे मैं बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई फॉर विच द वेक्टर a इक्वल टू x प्लस 2 i कैप और x माइनस वाई इंटू जे कैप और प्लस k कैप, और वेक्टर b दिया गया है x माइनस 1 i कैप, नहीं, x माइनस 1 i कैप और प्लस 2k कैप आर पैरेलल। ठीक है, ऑल्सो फाइंड whether the vectors are like or unlike, are, ठीक है, like और unlike। कैसे निकालोगे इसको? ठीक है, वेक्टर a इक्वल टू जो है x प्लस 2 i कैप और माइनस x माइनस वाई जे कैप और प्लस k कैप है, और वेक्टर b दे रहा हूं x माइनस 1 i कैप और प्लस 2k कैप है। बोल रहा है ये दोनों वेक्टर पैरेलल है, तो x और y का वैल्यू क्या होगा। और दूसरा पार्ट में बोल रहा है ये दोनों वेक्टर अगर पैरेलल है तो लाइक होगा कि अनलाइक वेक्टर होगा। कैसे बनाओगे? हाँ, रानी बोल रहा है पैरेलल होगा ही नहीं। क्वेश्चंस बोल रहा है कि पैरेलल है, तो एक्स और वाई का वैल्यू क्या होगा। रानी क्यों नहीं पैरेलल होगा, एक बार बताओ। इसमें ठीक है, इसलिए बोल रही हो ना कि इसमें जे का कंपोनेंट नहीं है, इसमें जे का कंपोनेंट है, इस कारण से बोल रही है ना। मैं बोल रहा हूं कि अगर वेक्टर बी में जे का कंपोनेंट नहीं है तो इसमें भी मैं खत्म कर देता हूं, एक्स माइनस वाई को 0 ही कर देता हूं। ये होगा एक्स माइनस वाई को 0 कर देता हूं, हाँ, क्योंकि इसका जे का कंपोनेंट वेक्टर बी में नहीं है तो इसको भी खत्म कर देता हूं। और क्वेश्चन खुद कह रहा है कि वेक्टर ए जो है पैरेलल है वेक्टर बी के साथ। अभी जस्ट बताया हूं कि दो वेक्टर पैरेलल कब होगा, जब आई का कोएफिशिएंट और जे का कोएफिशिएंट तो 0 ही है और के का कोएफिशिएंट इधर 1 है और यहाँ पे 2 है, तो इक्वल होना चाहिए। सो आई का कोएफिशिएंट और के कोएफिशिएंट प्रोपोर्शन में होना चाहिए। इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2x प्लस 4 इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 1, x इक्वल टू हो जाएगा -5, और क्योंकि x y के इक्वल है तो y का भी वैल्यू क्या होगा, -5 के इक्वल होगा। ये इसका वैल्यू होगा, x का वैल्यू -5 होगा और y का भी वैल्यू -5 होगा। बात समझे?
तो जब भी आपको बोल रहा है पैरेलल, तो कोई भी वेक्टर में अगर जे का कंपोनेंट नहीं है तो उसको जीरो कर देंगे, क्योंकि वेक्टर बी में भी जे का कंपोनेंट नहीं है। और फिर वेक्टर ए वेक्टर बी अगर पैरेलल है तो आई का कंपोनेंट और के का कंपोनेंट का कोएफिशिएंट क्या होगा, प्रोपोर्शन में होगा। लाइक की अनलाइक, ये कैसे पता करेंगे? ये तो पहला पार्ट हो गया। इसमें ये कैसे पता करेंगे कि वेक्टर लाइक होगा कि अनलाइक वेक्टर होगा? बहुत लाइक श्रेयांश शिवांशु बोला है अनलाइक। ये पता ऐसे करेंगे कि एक्स और वाई का वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। तो बताओ पुट करोगे तो क्या होगा? वेक्टर ए इक्वल टू एक्स का वैल्यू अगर -5 पुट करोगे तो -5 और +2, तो ये -3 आई कैप हो जाएगा, और ये तो जीरो ही हो गया, प्लस के कैप। और वेक्टर बी अगर हम निकालेंगे, एक्स का वैल्यू पुट करेंगे -5, तो ये -6 हो जाएगा आई कैप, और प्लस जो है ना 2k कैप। क्लियरली ये लाइक वेक्टर्स होगा, क्योंकि जो है ना इसमें कोएफिशिएंट जो है वो 2 से मल्टीप्लाई किया गया है इसमें। यानी वेक्टर ए इक्वल टू बेसिकली 2 टाइम्स, यानी वेक्टर बी जो है ना वो क्या है, 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए के इक्वल है। तो लाइक वेक्टर होगा, ठीक है ना, क्योंकि पॉजिटिव से मल्टीप्लाई किया गया है, 2 से मल्टीप्लाई किया गया। ये दोनों वेक्टर क्या होंगे? लाइक होंगे। अनलाइक नहीं होगा, लाइक होगा। अनलाइक होने के लिए लेमडा निगेटिव होना चाहिए, ठीक है, लाइक वेक्टर्स होंगे। ठीक है अनन्या, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करो, तब तक मैं टिक लेता हूं। समझे यहां तक? वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वेक्टर क्वांटिटीज के टाइप्स बता रहा था आपको। जीरो वेक्टर होता है, आपको यूनिट वेक्टर होता है, फिर मैं आपको बताया हूं। तीसरा मैं वेक्टर आपको बता रहा था पैरेलल वेक्टर्स क्या होता है, ठीक है, कोलिनियर वेक्टर। एक वेक्टर और हम लोग देखते हैं, कोप्लानर वेक्टर। चलो इसको रफ करते हैं। फोर्थ होगा ना, कोप्लानर। कोप्लानर वेक्टर्स, ठीक है। इसका जो डेफिनेशंस होगा, ए सेट ऑफ वेक्टर्स या ए गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स a given set of vectors are called coplanar if their directed line segment ठीक है are parallel, ठीक है, टू द सेम प्लेन। मतलब एक सेट ऑफ वेक्टर्स, दो या दो से ज्यादा वेक्टर जो है ना, अगर कोप्लानर है तो उसके डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट जो है ना, सारे क्या होना चाहिए? सेम प्लेन में होना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, दो वेक्टर कोप्लानर हो सकता है क्या? या ऑलवेज कोप्लानर होगा कि नहीं, कभी कभी नहीं भी होगा? लाइज इन ए सेम प्लेन। दो वेक्टर कोप्लानर होगा, ऑलवेज होगा कि ऑलवेज नहीं होगा? कोप्लानर वेक्टर्स के बारे में, दो वेक्टर्स के बारे में बताओ। ऑलवेज होगा। क्या ये कोप्लानर होगा? एस्क्यू लाइंस इसको बोलते हैं। ऐसे नहीं, ऐसे तो हो जाएगा, ये प्लेन पास कर जाएगा। मैं बोल रहा हूं इस तरह से, कि ये दो वेक्टर कोप्लानर होगा। अनन्या बोल रहा ऑलवेज होगा, नॉट ऑलवेज। कंफ्यूज हो गया ये लोग, बोला नहीं भी होगा। अभी बोल रहा था होगा, आप बोल रहा नहीं होगा।
अरे वेक्टर्स को विथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस रिप्लेस भी कर सकते हैं। अभी नहीं है, लेकिन इसको उठा करके यहां रख दे तो नहीं हो जाएगा, इस प्लेन में चला जाएगा। किसी वेक्टर को विथ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड रिप्लेस भी कर सकते हो। तो चलो अभी नहीं है, लेकिन ये वेक्टर उठा के जैसे ही यहां लाओगे तो ये इसके प्लेन में आ जाएगा। दो वेक्टर ऑलवेज, हाँ पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड है वेक्टर्स का, तो दो वेक्टर्स ऑलवेज कोप्लानर होगा। टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लानर, ठीक है ना। हाँ, दो से ज्यादा वेक्टर नहीं भी हो सकता है, उसके लिए मैं आगे चल के कंडीशंस बताऊंगा। तो अभी जस्ट याद रखो कि दो वेक्टर ऑलवेज कोप्लानर होता है। तीन वेक्टर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कब होगा कब नहीं होगा ये मैं आगे के चैप्टर में बताऊं, आगे के क्लासेस में बताऊंगा आपको। चलो एक लास्ट पॉइंट मैं लेता हूं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय ए स्केलर, ये भी इंपॉर्टेंट होगा। किसी वेक्टर में स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या चेंजेज आएगा वेक्टर में। तो मान लेता हूं कि वेक्टर ए इज ए वेक्टर एंड m इज ए स्केलर, ठीक है। देन अगर किसी स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, m इंटू वेक्टर a होगा। ये क्या कहलाएगा, इज ए वेक्टर होगा, इज ए वेक्टर पैरेलल टू वेक्टर a एंड whose magnitude is mod m times the magnitude of it। ठीक है, इसी को बोला जाता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। जब भी किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो, यहाँ वेक्टर मैं ए ले लिया हूं और m कोई स्केलर है, जब आप मल्टीप्लाई करोगे किसी स्केलर को वेक्टर से, हम लोग मैट्रिसेस में भी देखे थे, किसी मैट्रिक्स में स्केलर से मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है, और किसी डिटर्मिनेंट्स में स्केलर से मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है। हाँ एकदम सही है साहिल, वेक्टर्स रिमेन अनचेंज्ड विद शिफ्टेड टू पैरेलल टू इटसेल्फ। हाँ सही है। तो किसी स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, उसका डायरेक्शन वही रहेगा, पैरेलल टू वेक्टर ए ही रहेगा, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, m टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। तो जब भी आपको मान लो वेक्टर ये ए है, वेक्टर ए है और वेक्टर 2a, डबल हो जाएगा इसका। अगर बोले कि माइनस ए क्या होगा, तो माइनस ए ये हो जाएगा, पलट जाएगा, ठीक है ना। तो वेक्टर ए में अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो लेंथ डबल हो जाएगा, लेकिन अगर माइनस ए से मल्टीप्लाई करोगे तो विथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। मैग्नीट्यूड वही रहेगा लेकिन डायरेक्शंस रिवर्स हो जाएगा। तो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज है जो कि ध्यान रखना है। किसी वेक्टर्स में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करो, प्री मल्टीप्लाई करो या पोस्ट मल्टीप्लाई करो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैट्रिसेस में फर्क पड़ता था, ए बी बी ए के इक्वल नहीं होता था। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, तो प्री मल्टीप्लाई करो या पोस्ट मल्टीप्लाई करो, ये m इंटू ए के ही इक्वल होगा। दूसरा प्रॉपर्टी ये होगा, किसी स्केलर को ऐड कर दो तब वेक्टर से मल्टीप्लाई करो, या नहीं तो स्केलर से वेक्टर को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, ये दोनों क्या होगा, इक्वल ही होगा। ठीक है, किसी स्केलर्स में दो वेक्टर को पहले ऐड कर दो और फिर स्केलर से मल्टीप्लाई करो, या नहीं तो पहले स्केलर से ही मल्टीप्लाई कर दो फिर दोनों वेक्टर को ऐड करो, ये दोनों क्या होगा, इक्वल ही आएगा।
ठीक है ना। तो m इंटू एम वैक्टर ए इक्वल टू लिख सकते हो इसको ऐसे n इंटू एम वैक्टर ए, या इसको mn ऑफ वैक्टर ए भी लिख सकते हो। इस तरह से लिखना गलत नहीं होगा, ठीक है। स्केलर मल्टीप्लिकेशंस बाय वेक्टर्स, इसमें कोई ज्यादा कुछ नहीं है, जस्ट ध्यान रखना है। हाँ, कम्यूटेटिव होगा एकदम। वेक्टर्स का स्केलर मल्टीप्लिकेशंस क्या होगा, कम्यूटेटिव होगा, जबकि हम लोग दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता था, ठीक है। इसमें यही हो गया आपको टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। अब देखो, इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको मैं बताने जा रहा हूं, दो लॉज होता है इसमें, ट्रायंगल लॉज और दूसरा होता है पैरेललोग्राम लॉज। तो ये आपका बोर्ड में है, लेकिन हम बहुत कम जगह यूज करेंगे, स्पेशली आपका कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में बहुत कम यूज होगा, ठीक है ना। बोर्ड के लिए मैं बता रहा हूं आपको, जो दो लॉ मैं बताने जा रहा हूँ, ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ, वो स्पेशली मैं बोर्ड के लिए बताने जा रहा हूँ। तो चलो इसको हम रब करते हैं। उसके बाद एडिशन, दो वेक्टर को ऐड कैसे करेंगे, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। पहला होता है ट्रायंगल लॉ, ठीक है। दो वेक्टर को अगर ऐड करना हो, जैसे मान लो ये वेक्टर जो है, ये वेक्टर्स ए है और ये वेक्टर बी है, इस दोनों को ऐड करना हो तो क्या करते हैं, इसको ट्रायंगल लॉ में स्पेशली इसके किसी एक वेक्टर के टेल को दूसरे वेक्टर के हेड पे ले जाते हैं, विथ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड रिप्लेस करोगे। ये वेक्टर ए है, इसके टेल को, वेक्टर बी के टेल को क्या करोगे, वेक्टर ए के हेड पे ले आओगे, ठीक है। विथ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम रखते हुए उसको उठा के ले आओगे, और ये जो डायरेक्शन डिनोट करेगा, यही डायरेक्शन जो होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को डिनोट करेगा। वेक्टर ए के हेड पे वेक्टर बी को ले आते हैं, इसका जो रिजल्टेंट होगा ए प्लस बी, यही एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स होगा। अब आप बोलोगे कि फिर सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर क्या होगा ट्रायंगल लॉ में, तो ट्रायंगल लॉ में सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर ये होगा कि मान लो ये वेक्टर जो है ना ए है, जैसे ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक है। तो अगर सब्ट्रैक्ट करना हो ए को बी से तो क्या करेंगे, इसको पलट दोगे, इसको पलटोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस बी हो जाएगा, और इसका जो रिजल्टेंट होगा, ये जो रिजल्टेंट आएगा, ये वेक्टर आपका कहलाएगा ए माइनस बी, ठीक है ना। तो जब भी आपको दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना हो, ए को अगर बी से सब्ट्रैक्ट करना है तो पलट दोगे, ठीक है ना, माइनस बी हो जाएगा। और फिर वेक्टर ए को अगर हम ऐड करें माइनस बी के साथ, ये जो रिजल्टेंट आएगा यही क्या कहलाएगा, ए माइनस बी कहलाएगा। हाँ, एक तरह से सृष्टि सही बोले, एक तरह से एडिशन ही होगा, क्योंकि इस वेक्टर को ए प्लस माइनस बी भी लिख सकते हो, तो सम काइंड ऑफ एडिशन ही होगा। सब्ट्रैक्शंस बेसिकली क्या होता है, सम काइंड ऑफ एडिशन ही होता है, यानी वेक्टर ए में क्या कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं माइनस बी के साथ। ये हो गया ट्रायंगल लॉ। एक होता है आपको पैरेललोग्राम लॉ। अब ये क्या कहता है, पैरेललो, ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ। ये लॉ कहता है कि मान लो कोई वेक्टर्स जैसे ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक है ना। पैरेललोग्राम में क्या करते हैं, दो वेक्टर्स जब रहता है तो दो वेक्टर्स को टेल से मिलाते हैं। जैसे इस वेक्टर को मैंने क्या किया, उठा करके इसके टेल पे ले आया,
और इसका जो रिजल्टेंट होगा, ये जो वेक्टर होगा, ये कहलाएगा आपको वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स होगा। उसी तरह से अगर मान लो कि वेक्टर बी को अगर पलट देते हैं, ये जैसे वेक्टर बी है तो उसी तरह से ये वेक्टर बी भी होगा, ये वेक्टर बी ही होगा। इसी वेक्टर बी को पलट दें तो क्या होगा, ये माइनस बी हो जाएगा, ये वेक्टर माइनस बी हो जाएगा। ये जो रिजल्टेंट आएगा, ये जो रिजल्टेंट होगा, ये क्या कहलाएगा, ए माइनस बी होगा। मान लो इसको ए मान लेता हूं, इसको ए और इसको बी और इस पॉइंट को सी और इस पॉइंट को मैं डी मान लेता हूं। एक चीज गौर कर रहे हो, ये पैरेललोग्राम बन रहा है, ओ ए बी सी, ओ ए सी बी जो है पैरेललोग्राम बन रहा है। इस पैरेललोग्राम का जो रिजल्टेंट होगा वो बेसिकली वन ऑफ द डायगोनल होगा ऑफ पैरेललोग्राम ओ ए सी बी का। तो ये मैं नोट करके लिख देता हूं, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू adjacent sides of parallelogram, here two adjacent sides of parallelogram, then its directions are given by a plus b and then it's then directions of diagonal is given by vector a plus b and vector a माइनस बी। ठीक है, अगर ए बी अगर दो एडजेसेंट साइड है पैरेललोग्राम के, तो जो डायगोनल का डायरेक्शन होगा ए प्लस बी, ये तो दिख ही रहा है ए प्लस बी। अब ये डायरेक्शन देखो, ए माइनस बी जो है ना, ये बी ए के डायरेक्शन में नहीं है। ये जो डायरेक्शन निकालोगे, ये डायरेक्शन बी ए का और ये जो ओडी का डायरेक्शन है वो सेम होगा। यानी जो ओ, अगर मान लो कि ओ ए अगर वेक्टर जो है ना, ये वेक्टर ए है और ओ बी जो वेक्टर है वो बी है, तो जो ओ सी वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो ए प्लस बी होगा। और अगर मैं बोलूं कि बी ए का जो दूसरा डायगोनल होगा वो क्या होगा, बी ए का जो डायरेक्शन होगा और वो मैग्नीट्यूड होगा वो ओडी वेक्टर के इक्वल होगा। और ओडी वेक्टर है क्या, बेसिकली ए माइनस बी के इक्वल है। इसी को हम लोग बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ। डायगोनल सम, हाँ दोनों डायगोनल सम जो होगा एक डायगोनल होगा और डिफरेंस जो होगा आपसे तो दूसरा डायगोनल होगा। सो ओसी जो होगा वो ए प्लस बी के डायरेक्शन में होगा और जो दूसरा डायगोनल है बी ए वेक्टर वो बेसिकली ओडी वेक्टर के इक्वल होगा, क्योंकि ये पैरेलल होगा और मैग्नीट्यूड पे इक्वल भी होगा। ये और बी ए वो क्या होगा, ए माइनस बी के इक्वल होगा। यानी दूसरा डायगोनल ए माइनस बी के डायरेक्शन में होगा और अनदर दूसरा डायगोनल, पहला और दूसरा डायगोनल ए प्लस बी और ए माइनस बी के डायरेक्शंस में होगा। ठीक है, समझे ये। सो एडिशंस वेक्टर्स दो तरीके से होगा, ट्रायंगल लॉ से होगा, पैरेललोग्राम से होगा। ट्रायंगल लॉ में क्या करते हैं, दो वेक्टर्स के जो एक का टेल है दूसरे के हेड पे ले जाते हैं और जो रिजल्टेंट होता है वही आपका क्या कहलाएगा, वेक्टर ए प्लस बी होगा। अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो किसी, अगर ए को बी से सब्ट्रैक्ट करना है तो बी को पलट दो, माइनस बी अभी जस्ट बताया स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो -1 से अगर किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो जस्ट पलट जाएगा वेक्टर। और फिर इसका जो रिजल्टेंट आएगा ए माइनस बी, ये क्या कहलाएगा, बेसिकली वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी का रिजल्टेंट होगा ए माइनस बी। जबकि पैरेललोग्राम में क्या होता है कि दो वेक्टर के, जैसे वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो दोनों वेक्टर को टेल को एक जगह लाते हैं, जबकि वैसा वहां पे नहीं था। यहाँ पे हम दोनों वेक्टर को टेल को एक जगह लाते हैं और ये जो रिजल्टेंट होगा, सो ओ ए और ओ बी को साइड मानते हुए एक पैरेललोग्राम को फॉर्म करें। तो जो पैरेललोग्राम का जो फर्स्ट डायगोनल ओसी होगा वो बेसिकली दो वेक्टर के सम को, डायरेक्शन को डिनोट करेगा। और जो दूसरा डायगोनल है इस पैरेललोग्राम का बी है,
वो बेसिकली दो वेक्टर्स के डिफरेंस को डिनोट करेगा, ठीक है ना। और डायगोनल्स का अगर बोले कि लेंथ क्या होगा वो भी आप निकाल सकते हो। लेंथ ऑफ डायगोनल क्या होगा, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम जो हो जाएगा वो बेसिकली a प्लस बी का मैग्नीट्यूड एंड a माइनस बी के मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ठीक है ना। डायगोनल का लेंथ, वैसे ये इसका मैं फॉर्मूला आगे चल के बताऊंगा। a प्लस बी का मैग्नीट्यूड और a माइनस बी के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है। ये दो लॉ है, इस पे मैं देखता हूँ कुछ क्वेश्चंस लेता हूँ, इसमें किसी को डाउट हो तो पॉइंट आउट कर सकते हो। ये दो लॉ हम लोग यूज करते हैं दो वेक्टर को एडिशंस में। ठीक है, सही है, समझ में आ रहा है सभी को, कोई डाउट नहीं है ना दिव्यांश? चलो ओके, रब करें। बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, जानते हैं इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है और कॉम्पिटिशन्स में रहता ही रहता है। बोर्ड में एकदम देखोगे एवरी ईयर एक या दो क्वेश्चन देता ही है आपको इससे, वेक्टर और 3D से। सबसे खासियत है इस चैप्टर में कोई फॉर्मूला नहीं है, बहुत कम फॉर्मूला मिलेगा। जैसे बनाओ इसका क्या हो सकता है इसका आंसर, जैसे इफ वेक्टर a इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 3k कैप एंड वेक्टर b दिया गया 2i प्लस 4j और माइनस 5k कैप, ठीक है। रिप्रेजेंट टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए, ठीक है, पैरेललोग्राम। Find the vectors parallel to the diagonal of the parallelogram। क्या लगता होना चाहिए? वेक्टर ए जो है वो है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप और वेक्टर बी है 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। रिप्रेजेंट टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। फाइंड द वेक्टर पैरेलल टू डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। तो चलो एक पैरेललोग्राम मैं बना लेता हूं। जैसे मान लो ए बी, लेट्स से सी और डी। जैसे मान लो ये वेक्टर मैं ए मान लेता हूं और ये वेक्टर जो है ना बी है, दो एडजेसेंट साइड इसका, मुझे एसी वेक्टर चाहिए। जस्ट मैं बता रहा था एसी वेक्टर क्या होता है, ए प्लस बी के फॉर्म में होगा। ए प्लस बी का डायरेक्शन जो डिनोट करेगा वो एक डायगोनल के डायरेक्शन को डिनोट करेगा। इसमें पुट कर दोगे ए प्लस बी, ऐड कर दोगे तो क्या होगा 3i कैप और ये प्लस हो जाएगा 6j कैप और फिर माइनस हो जाएगा 2k कैप। और इसका दूसरा डायरेक्शन क्या होगा, जो डीसी डीबी है वो बेसिकली डायरेक्शन जो होगा ए कैप माइनस बी कैप हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा, वेक्टर ए माइनस बी। इसको इससे माइनस करोगे तो ये हो जाएगा माइनस आई कैप और 2j माइनस 4j, तो माइनस 2j कैप और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8k कैप। ये फाइंड आउट कर लोगे कि ये इसका डायगोनल के डायरेक्शंस को डिनोट करेगा। फाइंड द वेक्टर पैरेलल टू द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, ठीक है ना। अगर बोलता है यूनिट वेक्टर निकाल लो तो इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे अगर निकालना रहता तो।
जैसे इसको बनाओ, कैसे बनाओगे? ए बी सी डी ई इज ए पेंटागन। जैसे प्रूव दैट the resultant of the forces vector AB, AE, BC, ठीक है, DC, AD and AC is thrice times of AC. बोला ABCD इज ए पैरेललोग्राम, नहीं पेंटागन है। प्रूव दैट द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस AB, AE, BC, DC, ED एंड AC इज थ्राइस टाइम्स ऑफ AC। तो देखो कुछ क्वेश्चंस मैं बना ला हूं, उससे आपको आइडिया लगेगा कि कैसे हम क्वेश्चंस डील कर रहे हैं। जैसे मान लो पेंटागन है, 5 पॉइंट है, तो मान लो पेंटागन जो होगा क्लोज डायग्राम होगा 1 2 3 4 और ये हो गया 5। मान लो A B C D और E, ये इसका पेंटागन हो गया। अब इसमें जो वेक्टर दिया गया ए बी दिया गया, फिर ए ई दिया गया, फिर बी सी दिया गया, बी सी ये हो गया, बी सी दिया गया, और डी सी ये वेक्टर दिया गया, और ई डी हो गया, और ए सी ये वेक्टर दिया गया। तो रिजल्टेंट क्या हो गया इसका? रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस जो होगा, कैसे निकालेंगे रिजल्टेंट? सारे वेक्टर को हम ऐड कर देंगे। ए बी प्लस ए ई प्लस बी सी प्लस डी सी प्लस ई डी प्लस ए सी, ठीक है ना? इसका रिजल्टेंट चाहिए, ऐड कर दिया। तो बताओ क्या होगा? अब यहां देख सकते हो ए बी प्लस ए बी ये हो गया, ए बी और ए कहां है? ए वेक्टर ये हो गया। ए बी और ए बी और बी सी के साथ एक जगह लिख सकते हो। देखो ए बी को बी सी के साथ लिख लो, ए बी बी सी को एक जगह रख लो, और प्लस ए ई डी सी और ई डी। चलो पहले देख लेता हूं, फिर बी सी ए ई और फिर डी सी ई डी, ठीक है, प्लस ए सी। बात समझे क्या किया? ए बी को मैंने बी सी के साथ कर दिया, और देख सकते हो ट्राइंगल लॉ से ए बी और बी सी, इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? ए सी के इक्वल हो जाएगा। देख सकते हो ना, ए सी ए बी प्लस बी सी, यहां से देख सकते हो ट्राइंगल लॉ से ए बी प्लस बी सी क्या होगा? नहीं होगा, ए सी के इक्वल हो जाएगा ट्राइंगल लॉ से। और ए ई प्लस डी ई डी सी, ए ई और डी सी और ई डी ए सी को ए सी के टर्म में लाना है, ए ई और ई डी। देखो ए ई प्लस ए डी, इसको एक तरह लिख सकते हो, ए ई प्लस ई डी, ए ई प्लस ई डी, अब प्लस डी सी और प्लस ए सी रहने दो। यहां से देख सकते हो इसको ए ई प्लस ई डी, ये किसके इक्वल लिख सकते हो? ए ई प्लस ई डी, ये बेसिकली आपका ए डी के इक्वल हो जाएगा। ये हो जाएगा ट्राइंगल लॉ से, समझे? ए ई और ई डी ये किसके इक्वल होगा? ए डी के इक्वल हो जाएगा। यहां पुट कर सकता हूं ए डी, ये ए डी हो जाएगा, और प्लस डी सी और प्लस हो जाएगा ए सी। अब ए डी प्लस डी सी, अब ये दोनों पे एक जगह देखो क्या हो रहा है, ए डी प्लस डी सी, ए डी ये है, ये वेक्टर ए डी है, और डी सी वेक्टर ये है। इसका रिजल्टेंट नहीं होगा ए डी प्लस डी सी का रिजल्टेंट क्या होगा? ए सी हो जाएगा। ये ए सी और प्लस ए सी और प्लस हो जाएगा ए सी।
तो नहीं आ जाएगा, ये थ्राइस टाइम्स ऑफ एसी वेक्टर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, समझे सभी लोग? एक बार टाइप कर दो कहीं पे अगर प्रॉब्लम है तो, फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूं अगर कहीं नहीं समझ में आया तो। थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है ट्रायंगल और पैरेललोग्राम लाओ। आगे चल के मैं नेक्स्ट क्लास से बताऊंगा ना आपको पोजीशन वेक्टर, वो काफी इजी होता है पोजीशन वेक्टर्स के टर्म में। तो चलो मैं लेक्चर्स आज यहीं पे एंड अप कर रहा हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग पोजीशन वेक्टर्स करेंगे।